बच्चों, उप सहसंयोजन यौगिकों की आज हम एक नई श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्लास 12th में एकक 9 में उप सहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो है इनके विषय में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम उप सहसंयोजन यौगिकों के विषय में जानना चाहते हैं कि उप सहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं। उप सहसंयोजन यौगिक किसे कहते हैं? एकक 9 मतलब यूनिट में उप सहसंयोजन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। उप सहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, हम इसके विषय में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपने पढ़ा है। तो इसमें आपने बहुत सारे यौगिकों के बारे में पढ़ा है कि ये यौगिक जो है मतलब धातु जो है, कोई भी धातु मेटल जो है डी ब्लॉक में वह ऋणायनों या उदासीन अणु ऋणायनों का मतलब यहाँ पर लिगेंड से होगा, आगे हम पढ़ेंगे भी। ऋणायनों का मतलब यहाँ पर जैसे Cn पर माइनस चार्ज हो गया, Cl पर माइनस चार्ज हो गया, Br पर माइनस चार्ज हो गया, ये सब जो है ऋणायन हो गए। और उदासीन और जैसे H2O, NH3, ये सब जो है उदासीन अणु हो गए। तो इनसे जो है यह धातु जो है जुड़ करके संकुल यौगिकों का निर्माण करती है। इनसे धातुएं जुड़ करके जो है संकुल यौगिकों का निर्माण करती हैं। संकुल यौगिकों को ही आजकल जो है उप सहसंयोजन यौगिकों के नाम से जानते हैं। अब इसमें इनका जो है किस प्रकार से ये बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, इसका अध्ययन जो है हम इसमें करते हैं उप सहसंयोजन यौगिकों में। तो देखेंगे अब आगे चल करके कि उप सहसंयोजन यौगिकों में किस प्रकार की बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त उप सहसंयोजन यौगिक जो है अकार्बनिक रसायन का एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और चुनौती भरा क्षेत्र है। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आगे चल करके। इसका उपयोग कहाँ कहाँ उप सहसंयोजन यौगिकों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। कुछ बड़े उप सहसंयोजन यौगिक हैं जैसे क्लोरोफिल। इसमें से कौन सी धातु होती है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन इसमें जो है कौन सी आयरन धातु मौजूद होती है। इसी तरह से कोबाल्ट है, यह पाया जाता है इसमें। यह जो है कोबाल्ट पाया जाता है B12 विटामिन से, जिसे साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। तो इन यौगिकों में जो है बड़ी मात्रा में जो है उप सहसंयोजन यौगिक बनाने की क्षमता होती है। आगे हम चलते हैं उप सहसंयोजन यौगिकों के विषय में जो है हम डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। उप सहसंयोजन यौगिकों का बर्नर का सिद्धांत। उप सहसंयोजन यौगिकों का बर्नर का सिद्धांत। अल्फ्रेड बर्नर जो है एक स्विस वैज्ञानिक थे और उन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है उप सहसंयोजन यौगिकों के
संबंध में स्वसंयोजन यौगिकों में धातुएं और ऋणायन ये किस प्रकार से जुड़े होते हैं, इनके संबंध में जो है एक अवधारणा को प्रस्तुत किया, एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया, बताया कि जो है उप स्वसंयोजन यौगिक में धातुएं और ऋणायन जो है या जो है उदासीन परमाणु जो है किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस सिद्धांत को बर्नर का सिद्धांत नाम दिया जाता है। उप स्वसंयोजन यौगिकों के लिए बर्नर के सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है। 1898 में उन्होंने यह थियरी प्रस्तुत किया था। उन्होंने क्या बताया इसमें, 1898 में बर्नर ने उप स्वसंयोजन यौगिकों के संबंध में उन्होंने इनके भौतिक और रासायनिक गुणों के व्यवहार का अध्ययन किया और उनके तकनीकी पहलुओं को, उनके तकनीकी पक्ष को यहां पर रखा। तो सबसे पहले आप देखें कि इसमें जो है उन्होंने धातु आयन के लिए जो है एक प्राथमिक संयोजकता, उन्होंने कहा कि धातु आयन जो है, धातु आयन कौन कौन से हो सकते हैं, जो डी ब्लॉक के धातुएं हैं वो धातु आयन के रूप में होंगी। और धातु आयन जो है यह दो प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करती है, दो प्रकार की संयोजकताओं को दर्शाती है। एक प्राथमिक संयोजकता और दूसरा जो है द्वितीयक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी संयोजकता क्या होती है, जैसे कोई द्विअंगी यौगिक है, द्विअंगी यौगिक है Cr(Cl2) है, इसी तरह से COCl2 है, CrCl3 है, COCl2 है, PdCl2 है। इसमें जो है क्रोमियम, कोबाल्ट और पीडी ये एक प्रकार के जो है बाइनरी कंपाउंड्स हैं, बाइनरी कंपाउंड्स हैं। तो इसमें CrCl3, COCl2 और PdCl2 इनके जो है दो प्रकार की इसमें जो है संयोजकताएं देखने को मिलती है। पहली बात हम कर रहे हैं प्राथमिक संयोजकता की बात कर रहे हैं। तो इसमें इसकी प्राथमिक संयोजकता जो है 3 है, इसमें 2 है और इसमें जो है 2 है। इनकी प्राथमिक संयोजकता क्रोमियम की 3 होगी, कोबाल्ट की 2 होगी और पीडी की 2 होगी। ये प्राथमिक संयोजकताएं हैं। अब द्वितीयक संयोजकताओं की बात करते हैं। द्वितीयक संयोजकताओं की जैसे कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये तो हो गई इनकी प्राइमरी वैलेंसी की बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं, इसमें द्वितीयक संयोजकता की बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि धातु आयन जो है, धातु आयन यह 2 प्रकार की संयोजकताओं को दर्शाते हैं। धातु आयन 2 प्रकार की संयोजकताओं को दर्शाते हैं। एक प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता और दूसरी जो है सेकेंडरी वैलेंसी। मतलब जैसे आपने देखा कि CrCl3 है, PdCl2 है, COCl2 है। तो इसमें जो धातुएं हैं यह है क्रोमियम, पैलिडियम, कोबाल्ट, ये सब जो है 2 प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करेंगे। उसमें से प्राथमिक संयोजकता कौन सी होगी इन द्विअंगी यौगिकों में, जैसे यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पर 2 होगी, यहाँ पर 2 होगी, कोबाल्ट की, क्रोमियम की 3, पीडी की 2, CO की, कोबाल्ट की 2 होगी। अब हम द्वितीयक संयोजकता की बात करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड को, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, आईपीएससी ने जो है जो संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था जो हम निकालते हैं उसके आधार पर यहाँ पर रोमन अंकों में 3 लिखा है। तो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड COCl3, इसमें कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, इसमें कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी जो है वह 3 है। इसकी क्रिया जो है अमोनिया के साथ जो है
होती है और यह विभिन्न प्रकार के यौगिकों में सामान्य ताप पर पाया जाता है। अब इसी सामान्य ताप पर यह विभिन्न प्रकार के यौगिकों में अमोनिया के साथ COCl3 जो है अमोनिया के साथ विभिन्न यौगिकों के रूप में पाया जाता है। अब हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी को देखने के लिए हम जो है कुछ पॉइंट्स को देखते हैं कि कोबाल्ट और क्लोराइड जो है अमोनिया के साथ विभिन्न यौगिकों के रूपों में पाया जाता है, विभिन्न अनुपात में अमोनिया के साथ यह जुड़ता है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसका रिएक्शन देखते हैं कि सामान्य ताप पर जो है इनके विलयन में कोबाल्ट और क्लोराइड और अमोनिया के विलयन में जो है सिल्वर नाइट्रेट, मतलब इनके विलयन में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ये आधिक्य में जो है, मतलब एक्सेस अमाउंट में इसमें मिलाया जाता है कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड और अमोनिया का जो विलयन है उसमें सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को जो है आधिक्य में जो है हम मिलाते हैं। तो आधिक्य में मिलाने पर जो है कुछ सिल्वर क्लोराइड जो है, कुछ मात्रा में सिल्वर क्लोराइड जो है, कुछ मात्रा में AgCl का मतलब सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड यहां पर अवक्षेपित हो जाता है और इस विलयन में कुछ इस विलयन में जो है रह जाते हैं। तो इनके हम अनुपात को देखते हैं, जैसे कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड और अमोनिया की क्रिया हुई तो क्या पहले बना, वो विभिन्न अनुपात हम देख लेते हैं। सबसे पहले कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड 1 मोल, यानी कोबाल्ट थर्ड 1 मोल कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अगर 6 मोल अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है और इसकी क्रिया जो है जब हम सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, ये किस रंग का होता है, यह पीला रंग का होता है, यह पीले रंग में पाया जाता है। यदि इसकी क्रिया जो है हम सिल्वर नाइट्रेट विलयन से कराते हैं तो यह कितना मोल जो है AgCl देता है। तो यह जो है 3 मोल AgCl अवक्षेप के रूप में देता है। यदि हम 1 मोल कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड और 5 मॉलिक्यूल अमोनिया है, मतलब ये रेशियो ऑफ अमोनिया का कितना है, 5 मॉलिक्यूल है। तो अगर हम 1 मोल कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड इंटू 5 NH3 की क्रिया कराते हैं AgNO3 से, सिल्वर नाइट्रेट से, तो कितना मोल जो है यहाँ पर AgCl मिलता है। इसका नील लोहित कलर होता है, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड और 5 मॉलिक्यूल अमोनिया का नील लोहित कलर, बैगनी में ये थोड़ा सा आएगा। तो ये जो है 2 मोल AgCl अवक्षेप के रूप में देगा। इसी तरह से यदि हम 1 मोल, ध्यान देने वाली बात है, यदि हम 1 मोल कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड और 4 मॉलिक्यूल NH3
कि जब क्रिया कराते हैं AgNO3 से तो यह जो है 1 मोल AgCl देता है। लेकिन इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर जो होता है हरा कलर, ग्रीन कलर में होता है। और यदि हम 1 मोल COCl3 और 4 मालिक्यूल अमोनिया, इन दोनों का कलर अलग अलग होगा, हरा होगा, बैंगनी कलर होगा। इसी कारण ये अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे, तो इसको हम डिस्कस करेंगे बर्नर थियरी में। ये भी क्या देता है? ये भी जो है 1 मोल AgCl देता है। फिर से ध्यान से देखें, कोबाल्ट हर्ट क्लोराइड है, COCl3 है। यहाँ पर कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी जो है, प्राथमिक संयोजकता जो है वह 3 होगी। जब यह कोबाल्ट हर्ट क्लोराइड में जो है, अगर हम ये विभिन्न अनुपात में अमोनिया से क्रिया करके, जैसे यहाँ पे COCl3 × 6NH3, यहाँ पर 5NH3, यहाँ पर 4NH3 आप देख रहे हैं, तो विभिन्न अनुपात में यह जो है अमोनिया के साथ क्रिया करके जो है एक प्रकार का यौगिक बनाता है। अगर इसमें जो है हम क्या मिला देते हैं, इसमें हम AgNO3 कुछ आधिक्य में डाल देते हैं, तो क्या मिलता है? 3 मोल AgCl मिलता है। इससे जो है 2 मोल AgCl मिलता है, और इन दोनों से 1 मोल AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। तो बर्नर ने जो है कहा कि कोई धातु जो है जब ऋणायनों से या जो है उदासीन अणुओं से जुड़ी होती हैं, तो उसमें 2 प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती हैं, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। जैसे यहाँ पर COCl3 जो है, यहाँ पर 3 क्लोरीन अणु से जुड़ा हुआ है, तो इसकी प्राथमिक संयोजकता जो है, ये ऋणायन है क्लोरीन, तो इसकी प्राथमिक संयोजकता 3 हो गई। अब द्वितीयक संयोजकता की बात कही गई यौगिकों में, उपसंयोजन यौगिकों में, संकुल यौगिकों में। तो द्वितीयक संयोजकता के लिए उन्होंने एक जो है प्रयोग दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर 1 मोल COCl3 6 अणु जो है NH3 के साथ जो है मिल करके एक रेशियो में मिला हुआ है, और यदि इसी में जो है हम सामान्यतः पर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट विलयन जो है इसमें आधिक्य में डालते हैं, तो वह जो है 3 मोल AgCl अवक्षेप के रूप में देता है। जबकि बाकी में इसी तरह से रेशियो अलग अलग है, और उसमें जैसे इसमें 2 मोल, इसमें 1 मोल और इसमें 1 मोल AgCl देता है। अब इन परीक्षणों के आधार पर जो है कुल मतलब 2 बिंदुओं को उन्होंने 2 बिंदुओं के आधार पर इसे समझाया। तो उसको हम देखते हैं, बर्नर थ्योरी को थोड़ा और क्लियर करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी तो मालूम हो गई, हम सेकेंडरी वैलेंसी को मालूम कर रहे हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी में जो है उन्होंने कहा कि अभिक्रिया की अवधि में कुल मिलाकर 6 समूह हैं, चाहे वो क्लोराइड आयन या अमोनिया अणु अथवा दोनों हो। यह कोबाल्ट आयन से जुड़े हुए माने जाएंगे। 6 समूह, क्लोराइड आयन या अमोनिया अणु या दोनों, जैसे COCl3 × 6NH3, COCl3 × 6NH3। तो इसमें जो है चाहे कोबाल्ट से अमोनिया हो चाहे क्लोरीन हो, ये 6 अणु कुल जुड़े हुए माने जाएंगे। दूसरा उन्होंने दर्शाया कि दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया बर्नर ने कि यौगिकों को अगर हम इस प्रकार से लिखें, गुरु कोष्टक में दर्शाएं, जैसे आप एक आंकड़े को देख सकते हैं, रंग और सूत्र इनका, उन्होंने सूत्र दिया इनको जो अभी आपने पढ़ा, और तीसरा जो है विलयन चालकता संबंध दिया, विलयन चालकता संबंध। उन्होंने बताया कि अगर पीला रंग, कलर के आधार पर भी देखते हैं, पीला रंग है, तो यहां पर जो है एक बड़े कोष्टक में, इसको हम गुरु कोष्टक करते हैं, या इसको जो है हम बड़ा कोष्टक करते हैं, उसमें जो है कोबाल्ट
कितने अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है, CONH3 का होल 6, और ये कितने क्लोराइड आयन दे रहा है, 3 मोल जो है AgCl दे रहा है। तो यहाँ पर इस पर 3+ चार्ज और 3Cl पर -चार्ज। यहाँ पर विलयन चालकता अगर हम संबंध देखें तो एक संबंधे 3 के अनुपात में है, एक संबंधे 3 के अनुपात में विद्युत अपघट्य। अब हम इसी तरह से दूसरे वाले को देखते हैं। ये तो पहला हो गया पीला, दूसरा नीला लोहित, नील लोहित या नीला लोहित। इसमें जो है कोबाल्ट जो है वह एक Cl के साथ और जो है 5 और जो है NH3 के साथ जुड़े हैं। तो यहां पर जो उन्होंने बिंदु बताया, पहला बिंदु बताया कि अभिक्रिया की अवधि में कुल मिलाकर के 6 समूह होंगे। 6 समूह आप देख रहे हैं, चाहे वो अमोनिया के हों, 6 के 6 अणु जो है, या वह 1 परमाणु क्लोरीन का हो और 5 परमाणु जो है अमोनिया का हो। यहाँ पर कुल 6 परमाणु हैं और यहाँ पर जो है 2+ चार्ज और जो है 2Cl पर -चार्ज। यहाँ पर अनुपात जो होगा वह 1:2 का होगा, अनुपात विद्युत अपघट्य का 1:2 का अनुपात होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स जो रेशियो होगा 1:2 का होगा। अगर तीसरे कलर की बात करें, तीसरा कलर है हरा, तो यहां पर जो है COCl2 NH3 का होल टेट्रा। इस बड़े वाले ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, इस पर 1+ चार्ज और यहाँ पर 1Cl -चार्ज। यहाँ पर एक संबंधे 1, मतलब यह पूरा 1 हो गया और 1 क्लोराइड आयन है। तो विद्युत अपघट्य जो है कितने अनुपात में होगा, 1:1 के अनुपात में होगा। अब हम तीसरे की बात करते हैं, जिसका रंग जो है बैगनी है। चौथे की बात कर रहे हैं, जिसमें फार्मूला सेम है, COCl2 NH3 का होल टेट्रा, Cl पर -चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, इस पूरे स्फीयर पर 1:1 का अनुपात होगा। ये भी विद्युत अपघट्य है। तो वर्नर सिद्धांत के अनुसार अगर हम चलते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी तो हमें मालूम हो गया है। यहाँ पर कोबाल्ट क्लोराइड में जो है प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, प्राइमरी वैलेंसी 3 है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी की जब हम बात करेंगे तो सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निर्धारित की जाती है, पहले तो उनके रंग अलग अलग, ये जो सूत्र है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह और यह जो है इनके सूत्र एकदम बिल्कुल समान है, हरा है और बैगनी है। लेकिन इनकी जो दिक् विन्यास होंगे, जो अरेंजमेंट की व्यवस्था होगी, जो जुड़ने की व्यवस्था होगी, वो अलग अलग होगी। अर्थात यह दोनों जो है एक दूसरे के क्या होंगे, समावेही होंगे, आइसोमर्स होंगे। एक दूसरे के ये एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। तो समावेयता जो है इनकी पाई जाएगी इनमें, क्योंकि इसमें 1:1 का विद्युत अपघट्य भी पाया जा रहा है और सेम जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला पाया जा रहा है। लेकिन इनकी जो व्यवस्था, जुड़ने की जो व्यवस्था होगी कोबाल्ट से, वो थोड़ी सी भिन्न होगी इसमें और इसमें। कलर भी इनका जो है यौगिक का अलग अलग है, एक हरा कलर है, एक बैगनी कलर है। तो सेकेंडरी वैलेंसी को बताने के लिए जो है बर्नर ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जैसे उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड को विभिन्न मात्रा में, अलग अलग मात्रा में जो है अमोनिया के साथ जो है क्रिया कराया। जैसे COCl3 × 6NH3, COCl3 × 5NH3, COCl3 × 4NH3। अब इनमें जो है इन्होंने प्रयोग किया, इनके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन ये कर रहे थे। इन्होंने इसमें क्या मिलाया, इन्होंने जो है इसमें जो है AgNO3 जो है सामान्य ताप पर अधिक मात्रा में, एक्सेस अमाउंट में जो है AgNO3 को लिया और इसमें AgNO3 को मिलाया। AgNO3 को मिलाने के बाद जो है उन्होंने देखा कि 1 मोल COCl3 × 6NH3 जो है वह कितना देता है, 3 मोल AgCl देता है। फिर उन्होंने देखा एक और प्रयोग में कि 1 मोल COCl3 × 5NH3
जो है जब AgNO3 से क्रिया करता है तो 2 मोल जो है AgCl देता है। इसी तरह से उन्होंने COCl3 इंटू 4NH3 की क्रिया कराया और उन्होंने देखा अगर इसका रंग जो है वहां पर हरा है, ग्रीन कलर में है, तो उन्होंने कहा कि 1 मोल जो है COCl3 इंटू 4NH3 जो है कितना मोल देता है, 1 मोल जो है AgCl औक्षेप के रूप में देता है। फिर उन्होंने जो है COCl3 इंटू 4NH3 जिसका रंग जो है बैगनी था, एक अलग कंपाउंड है, तो यहां पर भी उन्होंने जब क्रिया कराया AgNO3 के साथ तो वहां पर देखा कि यह भी जो है 1 मोल जो है AgCl देता है। फिर उन्होंने इसको 2 बिंदुओं पर बांटा, जैसा आप देख सकते हैं कि रंग जो है पीला येलो, नीला लोहित, ब्लू आयरन कलर में थोड़ा सा, और हरा बैगनी, तो ये सब कलर हैं यह भी दे रहे हैं। उनके कंपाउंड्स का सूत्र उन्होंने सुझाया कि क्या हो सकता है, CONH3 का होल 6, इस पर 3+4 और 3 जो है AgCl जो दे रहा है 3 मोल, उसी के अनुपात में तो 3Cl पर -4, यहां पर देख रहे हैं 2Cl पर -4 और 1 क्लोरीन जुड़ गया है, 1 इसमें से अमोनिया घट गया है, NH3 का होल 5। तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं, आपके बोर्ड पर है, इसको एक बार आराम से देखें तो बहुत अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो उन्होंने 2 बिंदुओं को सुझाया। पहला बिंदु क्या कहता है कि अभिक्रिया की अवधि में कुल मिलाकर 6 समूह जो होंगे वो कोबाल्ट आयन से जुड़े हुए माने जाएंगे। यहां पर जैसे कि NH3 6 है तो ये कोबाल्ट से 6 NH3 यहाँ पर 1 क्लोरीन और 5 NH3, यहाँ पर 2 क्लोरीन और 4 NH3 जो है जुड़े हुए माने जाएंगे। और जो गुरु कोष्टक में, बड़े कोष्टक में जो दर्शाए गए हैं प्रमाण की एकल सत्ता है जो अभिक्रिया की परिस्थितियों में वियोजित नहीं होगी, ये टूटेंगे नहीं। CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6, COClNH3 का होल 5, ये नहीं टूटेंगे। अगर अभिक्रिया में ये आयन के रूप में देखे जाए तो ये आयन के रूप में टूटेंगे नहीं, ये अलग नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि इनसे सीधे जुड़े हुए समूहों की संख्या को द्वितीयक संयोजकता नाम दिया गया। कोबाल्ट से ये जो सीधे जुड़े हुए, प्राथमिक संयोजकता तो मालूम हो गया कि प्राथमिक संयोजकता कितनी है, कोबाल्ट से 3 यहाँ पे जुड़े हैं, यहाँ पर कोबाल्ट की संयोजकता जो है प्राथमिक संयोजकता 2 है, लेकिन यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता 6 और अमोनिया है, तो यहाँ पर द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी, 6 होगी। यहाँ पर 1 प्रमाण क्लोरीन है और 5 प्रमाण अमोनिया है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, द्वितीयक संयोजकता 6 होगी, यहाँ पर भी 6 होगी और यहाँ पर भी 6 होगी। अब एक और पॉइंट क्लियर कर लें फिर से कि यह और यह दोनों जो है जिनके आप देख रहे हैं कि सूत्र एक समान है, इनका विद्युत अपघट्य का अनुपात भी एक समान है, लेकिन कलर इसका हरा कलर है और इसका बैगनी कलर है। तो इनके जो है और सूत्र तो समान है, लेकिन इनके दिक् विन्यास, इनके जो व्यवस्थित होने की जो व्यवस्था है उसके आधार पर ये अलग अलग यौगिक हैं, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के समावेयी हैं। समावेयी किसे कहते हैं, आइसोमर्स किसे कहते हैं, आप जानते हैं कि ऐसे अणु जिनके जो है संरचना सूत्र समान हो, परंतु जो है उनके अणु सूत्र भी समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो, लेकिन उनकी दिक् विन्यास व्यवस्था जो है, मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट जो है, व्यवस्थित होने का जो ढंग है परमाणुओं या अणुओं का, वह जो है अलग अलग होगा। तो ये जो द्वितीयक संयोजकता के रूप में जो है ये उदासीन परमाणु है NH3 और ये जो है आयनिक परमाणु है, तो ये कैसे जुड़ रहे हैं यहाँ पर जो है ये देखना है। यहाँ पर ये भिन्न भिन्न रूप से जुड़े हुए होते हैं। अब इसी के आधार पर जो है बर्नर ने जो संयोजकता सिद्धांत को दिया। अब हम बर्नर के कुछ संयोजकता सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु जो हैं उनको हम देखते हैं। बर्नर के संयोजकता सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं को हम देखते हैं। बर्नर के उपसहसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत।
बर्नर ने उपसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत दिया। तो उपसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत, इसी को हम जो है कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? बर्नर सिद्धांत भी बोलते हैं। बर्नर थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। बर्नर सिद्धांत क्या होता है, हम इसके जानने के विषय प्रयास करते हैं। पहला इसके मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट्स जो है उसको हम जानते हैं। बर्नर ने कहा कि उपसंयोजन यौगिकों में, बर्नर ने बताया कि उपसंयोजन यौगिकों में जो धातुएं हैं वह दो प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करती हैं। जैसे आपने उदाहरण ले लिया कि COCl3 COCl NH3 का 4,6 एक उपसंयोजन यौगिकों का उदाहरण अभी अभी समझाया गया इसको। तो ये ले लिया गया, इस पर जो है 3+ चार्ज और 3Cl पर -चार्ज। यहां पर COCl3 जो है कोबाल्ट क्लोराइड जो है, यह एक प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता, इसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी? इसकी प्राथमिक संयोजकता जो होगी वह 3 होगी। वह कितनी होगी? वह 3 होगी। कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट यहां पर हम देखते हैं फिर से क्या कहा बर्नर ने कि संयोजन मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उपसंयोजन यौगिकों में धातुएं या धातु आयन होते हैं। धातुएं या धातु आयन दो प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करते हैं। दो प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करते हैं। एक प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता और दूसरा जो है द्वितीयक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दो प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करते हैं। तो प्राथमिक संयोजकता जैसे कोबाल्ट और क्लोराइड और अमोनिया जो है, यह जैसे CrCl3 है, यहां पर इसकी प्राइमरी संयोजकता कितनी हुई? यहां पर 3 हुई। द्वितीयक संयोजकता जब यह अमोनिया के साथ जुड़ करके जो है इस प्रकार का एक कंपाउंड बना रहा है, CONH3 का 4,6 3+ चार्ज और 3Cl -चार्ज। तो यहां पर इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी हुई? यहां पर इसकी द्वितीयक संयोजकता जो है वह 6 है। द्वितीयक संयोजकता कितनी हुई? 6 हुई। तो वही कहा उन्होंने, बर्नर ने अपने सिद्धांत में कि उपसंयोजन यौगिकों में धातुएं या धातु आयन जो है, धातुओं के आयन जो है, यह दो प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करते हैं। एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा जो है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? प्राइमरी वैलेंसी जो है सामान्यतः जो है वह आयनिक होती है। दूसरा पॉइंट है कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वह कैसी होती है? प्राइमरी वैलेंसी जो होती है सामान्यतः आयनिक होती है। सामान्यतः आयनिक होती है और यह ऋणात्मक, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वह ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट
होती है। प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? सामान्यतः आयनिक होती है और यह जो है ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। अब नंबर 3 उन्होंने इस सिद्धांत में दिया। फिर से हम एक बार दोनों पॉइंट को देख लेते हैं कि उप सहसंयोजन यौगिकों में जो धातुएं या धातु आयनों के रूप में जो पाई जाती हैं वह 2 प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करती हैं, एक प्राइमरी संयोजकता और दूसरा द्वितीयक संयोजकता। प्राइमरी संयोजकता जो होती है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वह आयनिक होती है, सामान्यतः आयनिक होती है और यह ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। नंबर 3 हम पॉइंट में देखें, जो द्वितीयक संयोजकता होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, द्वितीयक संयोजकता जो होती है वह कैसी होती है? द्वितीयक संयोजकता जो होती है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वह अनआयनिक होती है, वह अनआयनिक, मतलब यह आयनिक नहीं होती है, अनआयनिक होती है, अनआयनिक होती है। द्वितीयक संयोजकता अनआयनिक होती है। कैसी होती है? अनआयनिक होती है। यह किससे संतुष्ट होती है? यह ऋणात्मक आयनों या ऋणायनों इनको हम कहते हैं, तथा या अथवा हम कह सकते हैं यह उदासीन अणुओं के द्वारा संतुष्ट होती। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके विषय में, तब ज्यादा समझ में आएगा कि द्वितीयक संयोजकता जो है अनायनिक होती है और ऋणात्मक आयन अथवा उदासीन अणुओं के द्वारा संतुष्ट होती है। जैसे हमने देखा कि COCl NH3 का होल 5। यहां पर आप देखें कि इस पर जो है कितना 2+ है, तो यहां पर जो Cl है वह कोबाल्ट से ऋणात्मक आयन के रूप में जुड़ा हुआ है और NH3 जो है यह उदासीन के रूप में जुड़ा हुआ है। इसी तरह से अगर हम इसमें देखें CO NH3 का होल 6 और इस पर आप देखें कि इस पर जो है 3+ चार्ज है, तो यहां पर कोबाल्ट जो है 6 उदासीन और NH3 जो है उदासीन और होता है उससे जुड़ा हुआ है। तो द्वितीयक जो संयोजकता है वो अनायनिक होगा और ये ऋणात्मक आयन अथवा उदासीन अणुओं के द्वारा संतुष्ट होगा। इसमें जो द्वितीयक संयोजकता होगा वो किसके बराबर होगा? द्वितीयक संयोजकता, जो द्वितीयक संयोजकता होगा वह उप सहसंयोजन संख्या के उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होगा। तो द्वितीयक संयोजकता किसके बराबर? उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होता है, उप सहसंयोजन संख्या के। जैसे यहाँ पर कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता जो होगी वो 6 होगी, एक इसमें ऋणात्मक आयन जो है क्लोरीन है और 5 उदासीन NH3 अणु है, तो इसमें कुल द्वितीयक संयोजकता इसकी जो होगी इसके उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होगी। इसमें उप सहसंयोजन संख्या कितनी है? 6। इसमें सभी के सभी जो है अणु जो है NH3 है और उदासीन अणु है, तो इसमें जो है इसके उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी? इसमें भी 6 होगी। तो इनके जो है संख्या के जो है यह बराबर होती है। कौन सी? द्वितीयक संयोजकता। और इसका मान जो है, इसका मान जो है किसी धातु के लिए जो है इसका मान, द्वितीयक संयोजकता का मान, द्वितीयक संयोजकता का मान किसी धातु के लिए निश्चित होता मतलब यहां पर कोबाल्ट जैसे आपने देखा तो उसमें जो है कुल क्लोरीन के साथ अगर जुड़ रहा है तो 1 क्लोरीन, 5 अमोनिया, अगर केवल अमोनिया के साथ जुड़ा है तो 6 अमोनिया, अगर जो है
2 क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है कोबाल्ट जो है, और तो 4 अमोनिया इसमें इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो यह जो है द्वितीयक संयोजकता का मान जो है किसी भी धातु के लिए वह निर्धारित होता है, निश्चित होता है। अब हम जो है अगला इसमें चौथा पॉइंट देखते हैं। 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट था कि उप सहसंयोजन यौगिकों में जो धातुएं हैं वह 2 प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करती हैं, प्राइमरी संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। दूसरा पॉइंट था कि उप सहसंयोजन यौगिकों में जो है प्राथमिक संयोजकता, जो धातुओं की प्राथमिक संयोजकता होती है वह आयनिक होती है और यह ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। तीसरा पॉइंट था कि द्वितीयक संयोजकता जो होती है वह अनआयनिक होती है और यह जो है ऋणायनों अथवा उदासीन अणुओं या दोनों के द्वारा कह सकते हैं कि जो है संतुष्ट होती हैं। द्वितीयक संयोजकता का मान जो है उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होता है और किसी धातु के लिए जो है इसका मान जो है वह निश्चित होता है। अब हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं कि धातु से द्वितीयक संयोजकता से आबंधित, धातु से द्वितीयक संयोजकता से आबंधित, द्वितीयक संयोजकता से आबंधित किससे ये संबंधित होता है? धातु से द्वितीयक संयोजकता से कौन कौन से बॉन्डेड बना सकते हैं? और या आयनों का समूह, और या आयनों का जो समूह है वह उप सहसंयोजन या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या के अनुरूप, उप सहसंयोजन संख्या के अनुरूप द्विक स्थान, इसको हम कहते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। धातु से द्वितीयक संयोजकता से जो आबंधित और या आयनों का जो समूह है वह उप सहसंयोजन संख्या के अनुरूप द्विक स्थान में जो है विशिष्ट रूप से व्यवस्थित होते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर कोई मेटल है, अगर इस मेटल से जो है जैसे अमोनिया अणु जो है वो 6 जुड़ा हुआ है, तो ये द्विक स्थान में कैसे व्यवस्थित रहेगा? ये द्विक स्थान में जो है इस प्रकार से व्यवस्थित रहेगा इस मेटल से, अर्थात ये कैसी संरचना को बनाएगा? यह जो है अष्टफलकीय संरचना को, मतलब इसमें जो है ऑक्टाहेड्रल संरचना पाई जाएगी। तो हम कुछ ऐसे यौगिकों के उदाहरण देख लेते हैं जो संरचनाओं को देते हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6। अगर यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या आप देख सकते हैं, इसके आधार पर हम निकालते हैं। तो कोबाल्ट जो है NH3 के साथ जुड़ा है, 6 NH3 यौगिक के साथ जुड़ा है, इसकी जो है उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी? 6 होगी। ऐसे सहसंयोजन संख्या वाले यौगिक जो हैं वह क्या बनाएंगे? वह जो है अष्टफल की संरचना बनाएंगे। जैसे COCl NH3 का होल 5, NH3 का होल 5, इस पर 2+4, तो ये भी जो है अष्टफल की संरचना को बनाएगा। इसी तरह से COCl2 NH3 का होल टेट्रा पर +4, ये भी जो है अष्टफलकीय संरचना, ऑक्टाहेड्रल संरचना को प्राप्त होगा, क्योंकि वहां पर भी आप देख सकते हैं कि COCl2 NH3 का होल टेट्रा
तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या जो है कितनी है, इसकी उप सहसंयोजन संख्या जो है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 मिलाकर के कुल 6 है इसकी उप सहसंयोजन संख्या। तो इस आधार पर जो है यह कौन सी संरचना को प्राप्त करेगा, यह दिक स्थान में जो है अष्टफल की संरचना को प्राप्त करेगा। इसी तरह से NiCO का होल टेट्रा, NiCO का होल टेट्रा, यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या कितनी है, यहाँ पर निकिल की उप सहसंयोजन संख्या, निकिल की उप सहसंयोजन संख्या जो है कितनी है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर जो है यह कौन सी संरचना को प्राप्त होगा, यहाँ पर जो है यह चतुष्फल की संरचना को प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर PTCl4 हो, PTCl4 एक प्रकार का सहसंयोजी यौगिक है, उप सहसंयोजी यौगिक है। PTCl4 उप सहसंयोजी यौगिक है। तो यह किस प्रकार की संरचना को बनाएगा, यहाँ पर यह जो है चतुष्फल की और यह जो है वर्ग समतली संरचना को प्रदर्शित करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर उनके दिक स्थान में जो है वो कैसे आबंधित रहते हैं, चाहे वो ऋणायन हो चाहे उदासीन और हो, उसके अनुरूप जो है एक विशिष्ट रूप से ये व्यवस्थित रहते हैं। जैसे इसमें जो है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसमें भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसमें भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, Cl2 2 है, NH3 4 है, तो 6 हो गए। तो यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो है अष्टफल की संरचना को, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो है चतुष्फल की संरचना को दर्शाएगा। और हो सकता है कि यह जो है वर्ग समतली संरचना को भी प्रदर्शित करता हो। तो आजकल जो है आधुनिक जो सूत्र लिखे जाते हैं, ये तो हो गया आपका बर्नर सिद्धांत। जो आधुनिक सूत्र लिखे जाते हैं उसमें जो है इनके द्विक स्थान व्यवस्थाओं को हम समन्वय बहुफलक कहते हैं। और गुरु कोष्टक में जो है संकुल गुरु कोष्टक के बाहर जो है क्या लिखे जाते हैं, काउंटर आयन लिखे जाते हैं। जैसे कि पूरा का पूरा जो इसमें इसको हम जो है पॉलीहेड्रॉन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स पॉलीहेड्रा कहते हैं। अगर हम इसके अंदर जैसे लिख रहे हैं कोबाल्ट Cl NH3 का होल 5, इस पर 2+4 और यहाँ पर जो है 2Cl-4। तो ये क्या कहलाएंगे, ये जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है गुरु कोष्टक में जो लिखा गया है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन इसको बोलते हैं। गुरु कोष्टक में जो लिखा गया है यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल आयन भी इसको बोल सकते हैं। कोबाल्ट जो है यहाँ पर क्लोरीन और NH3 जो है यह लिगेंड कहलाएंगे। और यहाँ पर क्लोरीन जो है, यहाँ बाहर जो क्लोरीन है वह काउंटर आयन कहलाता है, यह काउंटर आयन कहलाता है। तो प्रति आयन इसको हम बोलते हैं। तो इसको हम जो है बर्नर थ्योरी को जो है यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आपने बर्नर थ्योरी का संपूर्ण अध्ययन कर लिया उप सहसंयोजन यौगिकों से संबंध में, कि उप सहसंयोजन यौगिकों को जो है हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब हम एक पॉइंट और इसमें लेकर के चलते हैं कि उप सहसंयोजन यौगिकों में और जो है द्विलवण मतलब डबल साल्ट में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और जो है डबल साल्ट में क्या अंतर होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वर्सेस हम डबल साल्ट की बात करते हैं। डबल साल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा FeCN का होल 6, इस पर 4-, या एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम ले लेते हैं कोबाल्ट क्लोरीन NH3 का होल 5, इस पर हम जो है 2+4। इसी तरह से बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये सब के सब जो है कोऑर्डिनेशन उप सहसंयोजन यौगिक हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं ये।
और एक और हम यौगिक लेते हैं जो डबल साल्ट होता है, द्विक लवण होता है, डबल साल्ट। फिटकिरी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। इसी तरह से एक और है डबल साल्ट, ये तो पहला हो गया। दूसरा एक और डबल साल्ट ले लेते हैं, NH4 का होल ट्वाइस FeSO4 इंटू 6H2। ये फिटकरी हो गया या मोहर लवण हो गया, FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस इंटू 6H2। इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब इसको जल में घोला जाता है तो यह जो है आयरन और जैसे साइनाइड है या कोबाल्ट, क्लोरीन, अमोनिया है, इन आयनों में नहीं टूटते हैं। जबकि जो है इनको अगर हम जल में घोल दें, इनको अगर हम जल से क्रिया करा दें तो यह जो है आयनों में अपने टूट जाते हैं। जैसे पोटेशियम, एल्युमिनियम या सल्फेट, मतलब K पर +4, SO4 पर 2 - 4, Al पर 3 +4, SO4 पर 2 - 4, इस प्रकार के आयनों में यह टूट जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जल में घोलने पर जो है यह आयरन और साइनाइड अपने आयन में नहीं टूटेगा, कोबाल्ट और क्लोरीन और अमोनिया अपने आयनों में नहीं टूटेगा। लेकिन डबल साल्ट को जब हम जल में घोलेंगे तो यह अपने आयनों में जो है जैसे पोटेशियम आयन में, एल्युमिनियम पर 3 +4 में, SO4 पर 2 - 4 में, इन आयनों में यह टूट जाता है। इसी तरह से अमोनियम भी जो है NH4 पर +4 या P पर जो है 2 +4, इस प्रकार के आयनों में जो है यह टूट जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही उपसंयोजन यौगिकों में। अब हम आगे जो है उपसंयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषित शब्दावली हैं और उनकी परिभाषाएं हैं, उनके बारे में हम आगे के क्लासों में जानेंगे।